Hello everyone. Today we are going to discuss about excretory product and their elimination. इसमें हम आज की क्लास में बेसिक ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। एक्सक्रीशन है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर बॉडी। एलिमिनेशन मतलब उनको बाहर निकालना। जो वेस्ट प्रोडक्ट अपने शरीर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो टॉक्सिक प्रूव हो सकते हैं अपने बॉडी के लिए। अब देखते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, carbon dioxide, water and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate and sulfate. These waste products accumulate either by metabolic activities or excess ingestion. ये वेस्ट प्रोडक्ट अपने शरीर में कैसे पहुँचते हैं? या तो हम उनका इंजेक्शन करते हैं, मतलब या तो अपने खाने के साथ जाते हैं, या फिर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जैसे शरीर में कई सारी एक्टिविटीज़ चल रही होती है, कई सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं, उनके थ्रू एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब देखते हैं अमोनोटैलिज्म क्या होता है। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। अमोनोटैलिज्म क्या है? अमोनिया को शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस को अमोनोटैलिज्म कहा जाता है। अब अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो अमोनिया को बाहर निकालते हैं? बोनी फिशिस हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट हैं और एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं। ये कौन से हैं? अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म हैं। अब देखते हैं अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, सो इट रिक्वायर्स मोर वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया है जो वो बहुत टॉक्सिक होती है, इसलिए इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए डाइल्यूट करके बाहर निकालना पड़ता है, इसलिए इसके एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो इसमें एक लॉजिक है कि अगर ज़्यादा वाटर चाहिए होता है तो सिंपल सी बात है कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देखते हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स। ये कौन से एनिमल्स होते हैं जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं? जैसे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मरीन फिशेस एक्सक्रीट यूरिया। टेरेस्ट्रियल में यूरियोटैलिक ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो क्या है? यूरियोटैलिक है, क्योंकि इसके बाहर निकालने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब नेक्स्ट है यूरिकोटैलिक एनिमल्स। यूरिकोटैलिक यानी यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं शरीर से। ये कौन से होते हैं? रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, इंसेक्ट हैं। ये क्या है? एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड इन फॉर्म ऑफ पिलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। जो यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पिलेट यानी जो टैबलेट्स गोली की फॉर्म में बाहर निकालते हैं, और इसको बाहर निकालने के लिए ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं होता। तो ये एक वाटर कंजर्वेशन का भी मेथड होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे बर्ड्स, इनको पानी अपने शरीर में ज़्यादा जगह नहीं होती इनके शरीर में पानी स्टोर करने की, तो ये पानी को कंजर्व करके रखने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इनका एक मेथड है, यूरिकोटैलिक है ये, तो इनको ज़्यादा पानी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। किस किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। पहला है प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल्स। ये कौन से ऑर्गेनिज्म में होती हैं? प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस का एग्जाम्पल है फ्लैट वॉर्म्स, और इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। और किस में देखने को मिलती है? रोटीफर्स में, कुछ एनिलिड्स में देखने को मिलती है। और किस में देखने को मिलती है? सिफेलोकॉर्डेट्स, और सिफेलोकॉर्डेट का एग्जाम्पल क्या है? एम्फियोक्सस। नेक्स्ट है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया किस में देखने को मिलती है? अर्थ फॉर्म में, और काफ़ी सारे और एनालिड्स हैं उनमें नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स किस में देखने को मिलते हैं? इंसेक्ट और कॉकरोचेस में। नेक्स्ट है एंटिनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। ये किस में देखने को मिलते हैं? क्रस्टेशियंस में, जैसे कि प्रॉन्स।
अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। और ये किडनी की बात हो रही है, किडनी में 2 जोन होते हैं, एक तो आउटर कोर्टेक्स और एक होता है इनर मेडुला। जो आप थोड़ा ये डायग्राम की तरफ देखिए, डायग्राम में क्या है, सबसे पहले इन्फीरियर वेना केवा है, उसके बाद पेल्विस है, उसके बाद मेडुला और कोर्टेक्स है। मेडुला आप देखिए बाहर का पार्ट है, और मेडुला जो है वो थोड़ा अंदर का पार्ट है किडनी का, और कोर्टेक्स है वो बाहर का पार्ट है, ठीक है। और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। अब थोड़ा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स एज रेनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्तिनी। जो कोर्टेक्स का जो आउटर पार्ट मैंने आपको दिखाया है वो थोड़ा मेडुला के अंदर भी गया हुआ होता है उसका थोड़ा पार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्तिनी। किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स कितने सारे होते हैं किडनी में, अराउंड 1 मिलियन। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, थोड़ा नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, एक पहला है ग्लोमेरुलस और दूसरा है रेनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टीरियोल। टफ्ट यानी क्लस्टर टाइप होता है कैपिलरीज का, और किसके द्वारा फॉर्म होता है, ये आर्टीरियोल के द्वारा फॉर्म होता है। ए फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, जो रेनल आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टीरियोल। जो ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड तो आया एफरेंट से और बाहर का जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल से। इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे एफरेंट आर्टीरियोल, ए मीन्स आना, जो किडनी में ब्लड लेके आया वो है एफरेंट, और इफरेंट ई से एग्जिट यानी बाहर जा रहा है वो इफरेंट आर्टीरियोल है। और सेकंड इसका पार्ट कौन सा है नेफ्रॉन का, रेनल ट्यूब्यूल। ये देखिए इसका एक मालपीजियन बॉडी यानी कि रेनल कार्पुसल का एक पार्ट दिखाया गया है। एफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्लड को लेके आया है, इफरेंट आर्टीरियोल है जो ब्लड को बाहर लेके जा रहा है, बोमन्स कैप्सूल है जो आउटर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये टफ्ट यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं अंदर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और बाहर ये बोमन्स कैप्सूल है। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मालपीजियन बॉडी या फिर रेनल कार्पुसल। और ये सबसे नीचे आप देख रहे हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये बाहर जाके ये जो आगे कोइल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है, आप देखिए। सबसे पहले है ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है पूरी। सबसे पहले है एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड को लेके आए। अब इसने अंदर जाके एक क्लस्टर टाइप फॉर्म किया है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब बाहर देखिए इस ग्लोमेरुलस को एक बॉडी इनक्लोज कर रही है, बंद कर रही है, उसके चारों तरफ घूम रही है, उसको क्या बोलेंगे, बोमन्स कैप्सूल। अब उसके बाद देखिए प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो ये बाहर निकला है बोमन्स कैप्सूल के बाहर एक कोइल्ड स्ट्रक्चर बन गई है, घुमावदार सी स्ट्रक्चर बन गई है, इसको बोलते हैं पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए ये नीचे की तरफ एक्सटेंड कर रही है। ये जो बन गया है वो है लूप ऑफ हेनले, हेनलेज लूप बन गया है। ये जो नीचे की साइड ट्यूब्यूल आ रहा है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये इसको नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम। और जो ऊपर की साइड ट्यूब्यूल जा रहा है इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम। और जो ये इफरेंट आर्टीरियोल की ये रेड स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये घूम रही है लूप ऑफ हेनले के अराउंड, यू शेप स्ट्रक्चर बना रही है, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। अब ये ऊपर गई असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप, असेंडिंग लिम्ब बनाया इसने लूप ऑफ हेनले का।
अब आगे जाके फिर से ये कोइल्ड हो गई, ऊपर जाके देखिए, इसको बोलते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये डीसीटी आके मिल गई कलेक्टिंग डक्ट से। ये कलेक्टिंग डक्ट कॉमन हो सकता है कई सारे नेफ्रॉन के लिए, जो डीसीटी कई सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटी एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट से आके मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। रेनल ट्यूब्यूल, इट बिगिंस विद डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। जो रेनल ट्यूब्यूल है, ये जो बोमन्स कैप्सूल के बाद जो घुमावदार सी स्ट्रक्चर आपने देखी, कोयल्ड स्ट्रक्चर देखी, उनको बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ये कौन से होते हैं? पीसीटी और डीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो बोमन्स कैप्सूल है उसके बारे में बताया गया है, इट इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस। जो कैपिलरीज का जो क्लस्टर टाइप फॉर्म हुआ था उनको इनक्लोज करता है, उसको चारों तरफ से ढकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मालपीजियन बॉडी और रेनल कॉर्पुसल्स। ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल को दोनों को मिला के क्या बनता है? मालपीजियन बॉडी बनती है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं? रेनल कॉर्पुसल्स। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोइल्ड नेटवर्क कॉल्ड पीसीटी। अब वो आगे कोइल्ड स्ट्रक्चर जो इसने बनाई थी उसको क्या बोलते हैं? पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब नेक्स्ट देखिए इसकी स्ट्रक्चर। ए हेयर पिन स्ट्रक्चर, ए हेयर पिन शेप्ड हैंडलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद कौन सी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने डायग्राम में? लूप ऑफ हैंडले। वो हेयर पिन था, पहले डिसेंडिंग लिम्ब था, उसके बाद असेंडिंग लिम्ब था, तो इसको क्या बोलते हैं? हैंडलेस लूप। ये लूप लाइक स्ट्रक्चर थी जो। इट हैज़ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। The ascending limb continues as another highly coiled tubular structure called DCT. इसके बाद कौन सी स्ट्रक्चर बनी थी? लूप ऑफ हैंडले के बाद उस ट्यूब्यूल ने कौन सी स्ट्रक्चर बनाई थी? DCT। क्या है वो? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। DCT of many nephron open into a straight tube called collecting duct. DCT के बाद कौन सी स्ट्रक्चर आई थी? collecting duct। और collecting duct कई सारी DCTs के लिए कॉमन हो सकती है, कई सारी नेफ्रॉन की DCT एक कॉमन collecting duct से आके मिल सकती है। Malpighian corpuscles, PCT and DCT of nephron are situated in the cortical region of kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. जो PCT और DCT है वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होती हैं? मोस्टली कोर्टिकल रीजन में। और जो लूप ऑफ हैंले है, जो लिम्ब है, वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है? मेडुला रीजन तक जा सकता है, यानी वो डीप जा सकता है मेडुला तक। अब इसी के बेसिस पे नेफ्रॉन के टाइप को डिसाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कौन कौन से नेफ्रॉन होते हैं? दो तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक तो होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। ये कौन से होते हैं? मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन, यानी कोर्टिकल नेफ्रॉन ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, अराउंड 85%। द लूप ऑफ हैंले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। जो इन कोर्टिकल नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हैंले होता है, वो लूप लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत ही कम मेडुला तक जा पाती है, यानी वो छोटा होता है और वो कोर्टेक्स तक ही रह जाता है। दीज आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन्स। लेकिन नेक्स्ट देखिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। ये क्या कौन से नेफ्रॉन्स होते हैं? सम ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किडनी में, अराउंड 15%। लूप ऑफ हैंले इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला। जो इनका लूप ऑफ हैंले है वो लॉन्ग होता है और मेडुला जो इनसाइड रीजन है वहाँ तक जाता है। दीज आर कॉल्ड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। अब देखिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries.
जो रेड कलर की ट्यूब थी वो जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में मैंने बताई थी, वो उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये किसके द्वारा फॉर्म होती है? इफरेंट आर्टीरियोल, जो वहाँ से ब्लड लेके बाहर निकल रहा था वो कोइलिंग कर लेता है नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले के अराउंड। इसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये पूरे पे ही कर रहा होता है कोयल। लेकिन वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा इसी को ही बोलते हैं, लेकिन जो कैपिलरी सिर्फ लूप ऑफ हेनले के अराउंड होती है, यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है, उसको वैसा रेक्टा बोलते हैं। लेकिन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या है? जो पूरे नेफ्रॉन पे कोइलिंग करती है उसको बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। डेफिनेशन देख लेते हैं। माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क runs parallel to the loop of Henle forming U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons. वैसा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में absent होती है क्योंकि उसका जो लूप ऑफ हेनले होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में absent होती है। अब देख लेते हैं रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। कौन कौन से ऑर्गन और इन्वॉल्व होते हैं किडनी के अलावा एक्सक्रीशन में? लंग्स हैं, लीवर है, स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं। पहले देखते हैं लंग्स। लंग्स का क्या काम होता है? ब्रीदिंग में होता है। हम ऑक्सीजन तो लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, और कुछ अमाउंट में वाटर भी हम बाहर निकालते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो शायद गैसियस फॉर्म में है, वो बाहर निकल जाता है। दूसरा है लीवर। लीवर क्या करता है? सिक्रीट बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। ये क्या होता है? ये पिगमेंट्स होते हैं। और कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स, जो एक्सेस विटामिन्स और जो ड्रग्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड्स। ये क्या होती हैं? सिक्रीट वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। ये स्वेट के कंपोजिशन हम देख सकते हैं कि उसमें सॉल्ट होता है, यूरिया होती है और लैक्टिक एसिड होता है, और स्वेट ग्लैंड इनको बाहर निकालती है शरीर से। अब नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड, जो कान में जो सीबम निकालता है, और उसकी बात कर रहे हैं कि क्या बाहर निकालता है? रिमूव स्टीरोल्स और हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस। अब डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिसऑर्डर यानी क्या क्या बीमारी होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की? यूरेमिया, यूरे मीन्स यूरिया, मिया मीन्स ब्लड। जो माल फंक्शनिंग हो जाती है किडनी की, यानी कम फंक्शन करता है, डिफेक्टेड फंक्शन करता है, किडनी कम काम करती है, उससे क्या होता है? कैन लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इनटू द ब्लड। इसकी वजह से यूरिया अच्छे से शरीर से बाहर नहीं निकल पाती और ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाती है। इट इज़ हार्मफुल एंड कैन लीड टू किडनी फेलर। इसकी वजह से किडनी फेलर हो सकता है, और इसका सॉल्यूशन क्या है? हीमोडायलिसिस। अब नेक्स्ट है रेनल कैल्कुलाई, जो स्टोन हो जाता है और इनसोल्यूबल मास हो, यानी इनसोल्यूबल जो भी बॉडी जो क्रिस्टलाइज सोल्ट होते हैं, इनकी वजह से फॉर्म हो जाती है किडनी के अंदर। ये इनको किडनी का स्टोन भी बोलते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। ये है पार्ट 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे। थैंक यू।